नमस्ते बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं सविता एरवा आपके सामने हिंदी ऑनलाइन क्लासेस लेकर आई हूँ। तो आज के इस क्लास में हम वाक्य के भेद इस विषय पर चर्चा करेंगे। भाषा में शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। शब्दों से ही हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। तो शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों का भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो भाषा का अध्ययन वाक्य के अध्ययन पर ही आधारित है। तो हम देखेंगे आज वाक्य के भेद। वाक्य के भेद शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। शब्दों को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ते वक्त हमें यह ध्यान में रखना है कि उन शब्दों में से कोई अर्थ निकलने वाले ऐसे सार्थक जो शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों को एक समूह में यानी एक ग्रुप में जब लिखा जाता है तभी उसे वाक्य कहते हैं हम। वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। अभी रचना के आधार पर यानी रचना इसका मतलब है वाक्य किस तरह से लिखा गया है, उसके लिखने का ढंग क्या है, इसके आधार पर वाक्य के भेद। तो वाक्य जिस तरह से लिखा गया उसके तीन भेद होते हैं। जैसे सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे ही सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य में दो वाक्य एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, उन्हें ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि संयुक्त वाक्यों में और, परंतु, इसलिए ऐसे योजक शब्दों से वाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित या मिश्र वाक्य इन्हें कहते हैं कि उसमें एक वाक्य प्रधान होता है और एक वाक्य उसके ऊपर आश्रित होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, यानी यहाँ पर एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया आधारित है। जब ऐसा होता है तभी वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अभी हमारे पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर यानी फर्स्ट टर्म के लिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, इसका मतलब यह है कि वाक्य में से जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ के आधार पर इस वाक्य के भेद होते हैं। उसमें से पहला जो है विधानवाचक वाक्य, दूसरा इच्छावाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा निषेधवाचक वाक्य, पांचवा प्रश्नवाचक वाक्य, छठा विस्मयादि बोधक वाक्य, सातवां संकीर्णवाचक वाक्य, आठवां संदेहवाचक वाक्य। तो अभी हम इन वाक्यों के भेदों को विस्तार से जानेंगे। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। यानी कोई काम हो रहा है यह दर्शाता है, यानी उसी के साथ साथ किसी घटना का अस्तित्व या किसी व्यक्ति का अस्तित्व यहाँ पर इसका बोध कराता है। ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, भारत हमारा देश, राम ने खाना खा लिया, राम के पिता का नाम दशरथ है, राधा स्कूल चली गई, मनीष ने पानी पी लिया, अयोध्या के राजा का नाम दशरथ है। तो इस तरह से इन वाक्यों में से कोई एक काम का यानी कार्य का होने का या किसी के अस्तित्व का बोध हो रहा है, इसलिए इन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं।
यानी उन वाक्यों से हमें पता चलता है कि वक्ता यानी जो बोलता है, बोलने वाला होता है, उन्हें वक्ता कहते हैं। तो उस वक्ता के मन में कौन सी इच्छा है, उसकी क्या कामना है, उसकी क्या आकांक्षा है, आशीर्वाद वो दे रहा है क्या, इन सारी बातों का पता चलता है। उसे ही कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। उदाहरण के लिए, कूदो नहलाओ, कूदो फलो, नव वर्ष मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो इन वाक्यों से हमें यह पता चल रहा है कि उन वाक्यों से किसी की इच्छा या आशीर्वाद या आकांक्षा प्रकट हो रही है। तीसरा, आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, वहां जाकर बैठिए, कृपया अपनी मदद स्वयं करिए, कृपया शांति बनाए रखें, तुम वहां जा सकते हो। तो ऐसे आज्ञा या आदेश देने वाले, अनुमति देने वाले जो वाक्य होते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद चौथा प्रकार जो है वो निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य उन्हें कहते हैं कि हमें किसी काम के ना होने या न करने का बोध कराते हैं। जिन वाक्यों से कार्य के निषेध का बोध होता है, वह वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी कार्य के निषेध होने का भाव, यानी इसका मतलब उस कार्य को रोका जाता है, उसे ही निषेध करना या विरोध करना ऐसा कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, रमन आज खेलने नहीं आएगा, राम आज रावण को नहीं मारेगा। तो इन नहीं शब्दों का प्रयोग होके, क्रिया के पहले नहीं का प्रयोग होके उस क्रिया को, उस कार्य को होने से हम रोक रहे हैं। तो ऐसे शब्दों का जब बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। और आपको यह पर यह ध्यान में रखना है कि निषेधवाचक वाक्य में नहीं और मत का प्रयोग जो है वाक्य में क्रिया से पहले होता है। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कौन से देश में रहते हो, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। राम रावण का वध कब करेगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है। हनुमान भगवान संजीवनी लेने कब जाएंगे, यह फिल्म कब खत्म होगी, तुम क्या खाना पसंद करोगे। तो इन सारे वाक्यों से हमें यह पता चल रहा है वो किसी न किसी उद्देश्य से प्रश्न किया जा रहा है। ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय यानी आश्चर्य भाव प्रकट करने के लिए। ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध हो, ऐसे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में जो शब्द विस्मय के होते हैं, उनके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह से हम इस वाक्य की पहचान कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, ओह कितनी ठंडी रात है, वाह भारत जीत गया, अरे तुम लोग कब पहुंचे। सातवां, संकेतवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम परिश्रम करते हो तो आज सफल हो जाता, अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, जैसे ही वर्षा शुरू होगी मोर नाचने लगेगा। तो इन सारे वाक्यों में आप देख सकते हो कि परिश्रम करने से सफलता मिलेगी, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी आएगी, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया आधारित है। ऐसे जब वाक्य होते हैं तभी उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद आठवां, संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। यानी इन वाक्यों से हम कोई संभावना व्यक्त करते हैं, शायद शाम को वर्षा हो जाए,
संभवता वह सुधर गया, शायद मोहन मान जाए, शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है। तो इन वाक्यों से ऐसा पता चलता है किसी के बारे में कुछ बताते समय हमारे मन में संदेह या संभावना की भावना है, इसलिए उसे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर जो 8 भेद है वो 8 भेदों के बारे में हम जानकारी लिए। तो हम यहाँ पर रुकते हैं, फिर से नई जानकारी के साथ अगले सेक्शन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।